बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मैथ की न्यू बुक से एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। पार्ट 1 में कहता है x इज ग्रेटर देन 0, पार्ट 2 में कहता है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन क्या चीज़ होती है। तो प्लेन दरअसल एक हमवार सतह को कहते हैं, जैसे कि आपका वाइट बोर्ड होता है या हमारा ये पेज है, शीट है, लेकिन उस पर शर्त यह कि लंबाई चौड़ाई की कोई हद नहीं होती। मतलब दाईं तरफ अनलिमिटेड उसकी विड्थ होगी, बाईं तरफ भी अनलिमिटेड विड्थ होगी, और अपवर्ड भी अनलिमिटेड लेंथ होगी, और डाउनवर्ड भी क्या होगी, अनलिमिटेड लेंथ। तो जो रियल प्लेन है यूँ समझे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा जो बोर्ड है, हमारी जो वाइट शीट है, इसको हम पार्ट ऑफ प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो प्लेन क्या है? एक हमवार सतह है जिसकी लंबाई चौड़ाई की कोई हद नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमें एक्स वाई एक्सेस का पता होना चाहिए और ओरिजिन का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो प्लेन होती है उसमें हम दो लाइंस ड्रा करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। जो आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, मतलब उनके दरमियान 90 का एंगल होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई एक्सेस बोलते हैं। इसको वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का नाम भी दिया जाता है, तो कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं? एक्स वाई एक्सेस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस कहलाती है। इसकी राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सेस है। इसी तरह ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस कहलाती है। इसका अपर हाफ पॉजिटिव वाई एक्सेस है और लोअर हाफ नेगेटिव वाई एक्सेस है। ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, इसको ओरिजिन का नाम दिया जाता है और इसको ओ से जाहिर करते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। और इसको किससे जाहिर किया जाता है? ओ से जाहिर किया जाता है। ओ पॉइंट पर एक्स एक्सेस की वैल्यू भी ज़ीरो ली जाती है और वाई एक्सेस भी उसकी वैल्यू भी ज़ीरो ली जाती है। तो ओ के इनको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। नुक्ते की जो कीमतें होती हैं ना, एक्स एक्सेस वाली पहले लिखी जाती है और वाई वाली बाद में लिखी जाती है, और इनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 0 हैं। मतलब इस पॉइंट पर एक्स एक्सेस की कीमत भी 0, वाई की कीमत भी 0। यहाँ से दाईं तरफ एक्स एक्सेस की सारी कीमतें पॉजिटिव और बाईं तरफ एक्स एक्सेस की सारी कीमतें नेगेटिव। इसी तरह यहाँ से ऊपर वाई की सारी कीमतें पॉजिटिव और यहाँ से नीचे वाई की सारी कीमतें नेगेटिव। इसके बाद हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट, तो ये जो हमने एक्स वाई एक्सेस ड्रा किया, फर्ज करें ये हमने एक प्लेन के अंदर ड्रा किया है। तो इस एक्स वाई एक्सेस ने ना प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक हिस्सा ये वाला सारा इलाका कहलाएगा जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पॉजिटिव के दरमियान आ रहा है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। फिर ये दूसरा सारा इलाका जो पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव एक्स एक्सेस के दरमियान आ गया है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है। इसको Q2 से जाहिर करेंगे। फिर ये सारे का सारा इलाका जो नेगेटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस के दरमियान आ गया, इसको क्वाड्रेंट नंबर 3 का नाम दिया जाता है। और लास्ट जो किताब बना है, लास्ट जो चौथा टुकड़ा बना है, वो हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस के दरमियान, ये सारे का सारा इलाका, जिसको क्वाड्रेंट नंबर 4 का नाम दिया जाता है। तो ये इंतहाई ज़रूरी पॉइंट से, इंतहाई ज़रूरी कंसेप्ट से जो एक्सरसाइज हल करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है हमारे पास, उसमें है x इज़ ग्रेटर देन 0। सॉरी, ये y लिखा गया था, एक्चुअली ये क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब x इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यूज़ हमने लेनी है पॉजिटिव। तो ओरिजिन से राइट साइड पर जितना भी इलाका है उसमें x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ये वाला सारा इलाका
और ये वाला सारा इलाका, इस सारे इलाके के अंदर x की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये जो है ना प्लेन की राइट साइड बन रही है, प्लेन का राइट हाफ बन रहा है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है उसका आंसर क्या होगा, राइट साइड ऑफ द प्लेन, या आप इसको राइट हाफ ऑफ द प्लेन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, राइट हाफ ऑफ द प्लेन या राइट हाफ प्लेन। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो पहले तो हम पहली कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा। तो वो हमने ऑलरेडी चेक कर ली थी कि राइट हाफ जो प्लेन है वो हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन में ये सारा इलाका शामिल है। उसके बाद y इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होगा, ये जो अपर हाफ प्लेन बनती है ना, ये सारे का सारा क्या हो गया, y ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप दोनों कंडीशंस को अप्लाई करें तो दाईं तरफ हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट बन रहा है, और दूसरी कंडीशन को चेक करें तो उसमें भी जस्ट हमारे पास ये क्वाड्रेंट 1 वाला इलाका बन रहा है। ना तो ये क्वाड्रेंट 4 वाला इलाका उसमें शामिल हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ना ही ये क्वाड्रेंट नंबर 2 वाला इलाका इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जस्ट क्वाड्रेंट नंबर 1 वाला इलाका जो है वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आंसर है इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 3 में वो हमें कहता है कि x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो x की वैल्यू जो है ना ये y एक्सिस पर 0 होती है क्योंकि x की वैल्यू जो है ना ओरिजिन पर 0 है। तो ओरिजिन पर आप चलते हुए y एक्सिस पर चलें, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो पूरे के पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, y एक्सिस। जी पार्ट नंबर 4 में वो कहता है y इज इक्वल टू 0। तो y जो है ना उसकी कीमत पूरे के पूरे x एक्सिस पर 0 रहती है। x की कीमत 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस पर, और y की कीमत कहाँ पर 0 होती है, x एक्सिस पर। तो इसका आंसर क्या हुआ, x एक्सिस। जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में वो कहता है कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम दोनों कंडीशंस को 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें कौन से इलाके आ सकते हैं। तो जब x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दाईं साइड है यानी कि पहला क्वाड्रेंट, और आपके पास क्या हो गया, चौथा क्वाड्रेंट, और ये x एक्सिस का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये सारा इसमें शामिल है। फिर वो कहता है कि y लेस देन आर इक्वल टू 0। जब ये वाली अलामत आ जाए और फिर ये छोटी सी लाइन भी उसके नीचे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये छोटा भी है और बराबर भी है। तो y छोटा है 0 से, मतलब है कि y की वैल्यूज नेगेटिव है, और बराबर है 0 के, मतलब y एक्सिस भी इसमें शामिल करना है। तो नेगेटिव y एक्सिस आपका किस तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक हो गया। और y की वैल्यू 0 के बराबर कहाँ होगी, तो वो इसी एक्सिस पर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनफी y एक्सिस है वो भी इन पॉइंट्स के अंदर शामिल होगा, और जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है सारे का सारा ये भी शामिल होगा। क्वाड्रेंट नंबर 3 भी बनता है अगर आप दूसरी कंडीशन को देखें तो, लेकिन पहली कंडीशन को आप चेक करें तो इसमें क्योंकि उसने कहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4 की तरफ x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आ गया, नेगेटिव y एक्सिस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव y एक्सिस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट 6 में वो कहता है कि y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ओरिजिन ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x भी 0 होता है और
वाई भी 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओरिजिन। पार्ट 7 में वो कहता है कि x इज इक्वल टू वाई, मतलब इसमें हमने वो तमाम नुकात लेने हैं जिन पर x और y दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा ओरिजिन। फिर आप अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें, इधर x1 लें और इधर y1, तो एक और नुक्ता आ जाएगा ऐसे, वो नुक्ता 1 से ऊपर जाएंगे और इधर नुक्ता 1 से दाईं तरफ जाएंगे। फिर आप दूसरा नुक्ता लें और इधर भी दूसरा नुक्ता लें, दूसरे नुक्ते से भी ऊपर जाएं और ये जो इधर से दूसरा नुक्ता है उससे दाएं जाएं, तो फिर ये दूसरा नुक्ता बन जाएगा। फिर आप तीसरा नुक्ता लेंगे x एक्सेस पर, उससे ऊपर जाएंगे। तीसरा नुक्ता लेंगे y एक्सेस पर, उसके दाईं तरफ जाएंगे, तो ये दोनों नुकात यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह करते करते ना आप जब सारे नुकात लगा लेंगे तो एक्चुअली ये एक लाइन बन जाएगी। और आप गौर करें तो ये लाइन ना क्वाड्रेंट नंबर 1 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। एक्चुअली इसने 45 डिग्री के जाविये पर बनना है, तो आधा क्वाड्रेंट इधर नीचे की साइड पर रह जाएगा और आधा क्वाड्रेंट इस तरफ रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइन बाइसेक्टिंग क्वाड्रेंट 1। अच्छा, सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यूज नहीं लेनी, हमारे पास कंडीशन है कि x की वैल्यू y के बराबर हो, तो इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज भी लेंगे। उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, तो हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। तो इधर आप x की वैल्यू लेंगे -1, तो ये नीचे वाला डॉट आ जाएगा, सॉरी ये इस तरफ डॉट आएगा, और y की वैल्यू -1 लेंगे तो नीचे की तरफ डॉट आएगा, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, तो इनको आपस में आपने मिलाना है, तो ये वाला नुक्ता बन जाएगा। फिर इसी तरह -x की वैल्यू -2 लेंगे तो वो यहाँ बनेगी, यहाँ से नीचे, और -y की वैल्यू -2 लेंगे तो यहाँ से आपने चलना है लेफ्ट, तो फिर ये वाला नुक्ता आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू -3 तकरीबन इधर, यहाँ से नीचे चलेंगे, और y की वैल्यू -3 तकरीबन इधर, यहाँ से इस तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर जो है ना ये नुक्ता आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप सारे नुकात ले लें तो यहाँ पर भी आपके पास एक लाइन बन जाएगी। और आप इस लाइन पर गौर करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट के बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है। तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आया? लाइन बाइसेक्टिंग क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। तो ये नुकात उस लाइन को जाहिर कर रहे हैं जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। पार्ट नंबर 8 में वो कहता है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि वो सारा इलाका जहां पर x की कीमत 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो। तो इसमें हमने जो है ना x से दाईं तरफ 3 पॉइंट्स तक जाना है। अच्छा, ये जो मेजरमेंट का यूनिट है ना, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, पॉइंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हम यूनिट सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हमने x से कितना दाईं तरफ जाना है? 3 सेंटीमीटर। तो जब हम ये ओरिजिन से दाईं तरफ 3 सेंटीमीटर जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और ये 3 जो है ना ऊपर भी चलेगा और नीचे भी चलेगा। मतलब अगर हम वो तमाम पॉइंट्स लेंगे जिन पर x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो वो आपके पास एक लाइन बन जाएगी जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब इसमें सिर्फ ये लाइन वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे, बल्कि इनके दाईं तरफ जितना भी इलाका है इसमें भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो वो सारा इलाका भी शामिल होगा। तो इसमें हमारे पास 2 रीजन्स आ गए। एक, द लाइन एट विच द वैल्यू ऑफ x इज 3, वो लाइन जिस पर x की कीमत कितनी होगी? 3 होगी। एंड द रीजन ऑन राइट साइड ऑफ दिस लाइन, और वो सारा इलाका जो इस लाइन के किधर होगा? दाईं तरफ होगा, वो भी इसमें शामिल होगा। तो लाइन एट विच x is equal to 3 and right side, and right side of this line, ये लाइन भी जो है ना इन नुकात के अंदर शामिल होगी, और इसका जो सारा दाईं तरफ का इलाका है वो भी इन नुकात के अंदर शामिल होगा। पार्ट नंबर 9 के अंदर वो कहता है कि y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि y की जो कीमत है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी का मतलब है कि पॉजिटिव है, जमा 1 जमा 2 एंड सो ऑन। तो आप देखें तो ओरिजिन से ऊपर वाला जो इलाका है, इस सारे इलाके में y की कीमत 0 है, मतलब इसमें क्वाड्रेंट नंबर 1 भी आ जाएगा,
पॉजिटिव वाई एक्सेस खुद भी इसमें शामिल है और कोऑर्डिनेट नंबर 2 भी आ जाएगा, लेकिन इसको आपने एक्स एक्सेस से ऊपर ऊपर लेना है। तो इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अबव हाफ प्लेन अबव एक्स एक्सेस के ऊपर जो आधी प्लेन है ये सारा इलाका इसमें शामिल होगा। या आप यूँ कह सकते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस। इसमें कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2 का सारा इलाका और वाई एक्सेस शामिल है। या तीसरा अंदाज सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम का मजमूआ, उन तमाम का सेट जो है वो इस कंडीशन को पूरा करता है। तो बुक में जिस अंदाज में आंसर दिया हुआ है हम उसी तरह आंसर लिख देते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस। सेट ऑफ पॉइंट्स अबव एक्स एक्सेस। पार्ट नंबर 10 में कहता है कि एक्स एंड वाई एक्सेस हैव अपोजिट साइंस। हमने वो इलाका बताना है, वो नुकात बताने हैं जिनमें एक्स और वाई के साइन यानी कि अलामतें क्या हैं, एक दूसरे का उलट है। तो अगर आप गौर करें तो जो कोऑर्डिनेट नंबर 2 है, इस सारे इलाके में वाई की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो एक आंसर इसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 2। और दूसरा जो आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, इसमें पूरे इलाके में जो एक्स एक्सेस है ना ये पॉजिटिव है जबकि वाई एक्सेस क्या है, नेगेटिव है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेट नंबर 4, क्या आंसर बनेगा इसका, सेट ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट नंबर 2 एंड कोऑर्डिनेट नंबर 4। अच्छा, इसमें ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ना तो इसमें वाई एक्सेस शामिल होगा ना ही इसमें एक्स एक्सेस शामिल होगा, क्योंकि वाई एक्सेस पर वाई और एक्स की वैल्यूज अपोजिट कोई नहीं होती और एक्स एक्सेस पर एक्स और वाई की वैल्यूज अपोजिट नहीं होती। वाई एक्सेस के ऊपर जस्ट एक्स की वाई की वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सेस पर जस्ट एक्स की वैल्यूज होती हैं, वाई की वैल्यूज 0 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली पॉइंट होता क्या है और उस पॉइंट को जाहिर कैसे किया जाता है, और फिर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है। फर्ज करते हैं कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर एक चौक है, मशहूर चौक। यहाँ पर ना यूँ समझे कि 4 सड़कें आपस में आकर मिलती हैं, तो जहाँ पर 4 सड़कें मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं। फर्ज करते हैं कि चौक के ना लेफ़्ट साइड पर थोड़ा ऊपर करके आपका घर है, और इसी तरह चौक के राइट साइड पर थोड़ा ऊपर करके आपका स्कूल है। ठीक हो गया। तो आपने अपने घर से किधर जाना है, स्कूल की तरफ जाना है। अब आप जो है ना किताब कापी के अंदर इन चीज़ों को यानी कि चौक को, सड़क को, घर को, स्कूल को नक्शे में ज़ाहिर करेंगे तो इसमें जो आपके पास घर है ना उसको भी आप एक नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। मतलब यहाँ पर आपने कोई पूरा घर का डिज़ाइन नहीं करना, बस आपने घर को ज़ाहिर करने के लिए क्या लगा देना है, एक नुक्ता लगा देना है। और जो स्कूल है उसको भी आप किससे ज़ाहिर करेंगे, नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। ऐसे ही अगर कोई मस्जिद है तो उसको भी आप किससे ज़ाहिर करेंगे, एक पॉइंट से ज़ाहिर करेंगे, एक नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने इनकी लोकेशन बयान करने के लिए आपको कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करें कि हम इस चौक को रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि जहाँ से कोई मशहूर जगह हमने लेनी है ऐसी कि जहाँ से ना हम इनकी लोकेशन बता सकें कि ये स्कूल कहाँ पर वाक़ और घर कहाँ पर वाक़ है। तो आप इसको क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब रेफरेंस से ना आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि भाई रेफरेंस से घर कितने फासले पर है या स्कूल कितने फासले पर है। तो अब आपके पास जो है ना 2 रोड्स हैं, तो आप ना दोनों रोड्स के हवाले से डिस्टेंस बता सकते हैं कि भाई आपने जो है ना लेफ़्ट साइड पर चलना है कितना, 5 मीटर चलना है। सॉरी 5 मीटर तो कम हो जाएगा, 500 मीटर कर लेते हैं। आपने चौक से बाईं तरफ कितना चलना है, 500 मीटर। और फिर आपने ऊपर की तरफ या यूं कह लें मगरिब की तरफ चलना है कितना, 300 मीटर। तो बस ये जो आपका घर है इसको हमने ज़ाहिर किया पॉइंट से,
और फर्ज कर लें कि ये वाला जो रोड है ना ये एक्स एक्सिस को ज़ाहिर कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को, और ये जो आपका रोड है ना ये वाई एक्सिस को ज़ाहिर कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। तो ये जो आपके पास नुक्ता है, हाउस है, घर है, फर्ज करें हम उसको P1 से जाहिर कर लेते हैं या P से जाहिर कर लेते हैं। तो नुक्ता P के बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ये जो फासला था ना लेफ्ट साइड पर, और फिर जो था ऊपर की तरफ, तो एक जो है यूं कह के एक्स एक्सिस के साथ है और दूसरा किधर है, वाई एक्सिस के साथ है, तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये आपके घर के या पॉइंट P के क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। ये इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो 500 लिखेंगे पहले और बाद में क्या लिख देंगे, 300। तो लिहाजा कोई भी जो चीज़ है मैप के अंदर उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एक डॉट से ज़ाहिर करेंगे, एक नुक्ते से ज़ाहिर करेंगे, और नुक्ते के डिस्टेंसेस लेने हैं आपने ओरिजिन से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर। तो एक्स एक्सेस वाला जो डिस्टेंस होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो वाई वाला होता है वो बाद में लिखा जाता है। आप एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस का डिस्टेंस एग्जैक्ट उन एक्सेस के ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, बस उनके पैरेलल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस तो वाकईतन एक्स एक्सिस पर था, लेकिन वाई वाला हमने वाई पर नहीं लिया बल्कि वाई की सिमत में लिया है। जो भी डिस्टेंस वाई की सिमत में लिया जाएगा उसको वाई पर ही डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक हो गया। तो आपका जो हाउस है उसको हमने पॉइंट P से ज़ाहिर किया है और उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 500 एंड 300। 500 क्या है, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, और 300 क्या है, ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। इसी तरह आप स्कूल को भी एज ए पॉइंट ज़ाहिर कर रहे हैं, और फर्ज करें इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है। तो अब आपने इसका भी डिस्टेंस बताना है। तो इसका डिस्टेंस फर्ज करें इस रोड पर आप चलते हैं, हम कहते हैं जी आप 600 मीटर जो है ना रोड पर इधर चल के आए हैं, तो या ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 600 आप जो है ना कवर कर रहे हैं किस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अच्छा, इस 500 के साथ माइनस आएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर था। चलें जी, इसी तरह आप जो है ना कहते हैं कि जी दाईं तरफ आपने चलना है 600 मीटर, और ऊपर की तरफ आप चलेंगे कितना, 300 मीटर। ऊपर की तरफ आप कितना चले हैं, 300 मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपने वाई एक्सिस के साथ कवर किया है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और ये डिस्टेंस आपने कवर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो आपका जो स्कूल है आप उसको नुक्ता क्यू से ज़ाहिर कर रहे हैं, और क्यू का जो एक्स पर डिस्टेंस है ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा 600, और जो वाई पर डिस्टेंस है ये उसका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा 300। मैं अगेन बता दूं कि डिस्टेंस एग्जैक्ट एक्सेस के ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है, जो भी डिस्टेंस एक्सेस के पैरेलल होगा उसको उसी एक्सेस का डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ गई कि किसी भी जगह को मैप के ऊपर किताब कापी के अंदर पॉइंट से ज़ाहिर किया जाता है, और उसकी लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए एक्स वाई एक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, और एक्स वाई एक्सेस से जो डिस्टेंसेस उस पॉइंट के बनते हैं वो उस पॉइंट के साथ लिखे जाते हैं, एक पेयर की शक्ल में, एक जोड़े की शक्ल में, और इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। तो हमें इस सवाल के अंदर, सवाल नंबर 2 के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस फाइंड करने का कहा गया है। तो अब हम डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करना है। जी, हमारा जो डिस्टेंस का फार्मूला है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स को जनरल फॉर्म में लेंगे, मतलब हमने उधर कोई वैल्यूज़ नहीं दर्ज करनी, उधर हमने सिंपल कोई वेरिएबल डाल देने हैं। तो हमने जो वेरिएबल डाले हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं x1 और y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स में हम ले रहे हैं x2 y2। तो अब P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम D से ज़ाहिर करेंगे, और D बराबर होगा किसके, जो x कोऑर्डिनेट्स है ना, बाद वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, और पहले वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। मतलब x2 में से आप x1 माइनस करेंगे और इसका आपने लेना है स्क्वायर, फिर इसमें आप प्लस करेंगे, y2 में से आप y1 माइनस करना है, और इसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास नुक्ता P और Q के दरमियान क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमने जो है दिए हुए पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में उसने हमें दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 7, और दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और -2 है। हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं पॉइंट ए जो है जिसके कोऑर्डिनेट 6 7 है वो बराबर है x1 y1 पॉइंट के। और इसी तरह जो पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और -2 हैं, ये फर्ज कर लें जनरल पॉइंट बी के बराबर है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स का कंपैरिजन करें तो x1 किसके बराबर होगा 6 के, y1 किसके बराबर होगा 7 के। तो इनको आप नाम दे दें इक्वेशंस को, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का मुवाजना करने से। तो a के बराबर a है, x1 के बराबर क्या होगा 6, तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अच्छा, और y1 किसके बराबर है 7 के, तो y1 बराबर आ गया 7 के। इसी तरह b के बराबर b, x2 किसके बराबर होगा 0 के। आमने सामने वाली जगहों पर जो पॉइंट्स हैं ना आपने उनको इक्वलाइज करना है। तो x2 किसके बराबर हुआ 0 के, और y2 किसके बराबर हुआ -2 के। ठीक हो गया। फार्मूला हमने ऑलरेडी राइट कर दिया है, तो आप बेहतर है बाद में भी राइट कर लीजिएगा और फिर फार्मूला के अंदर कीमतें दर्ज कर देंगे। तो फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से पुटिंग वैल्यूज इन द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, तो आप इसमें वैल्यूज डाल दें। d बराबर हो जाएगा किसके, d x2 की जगह हमारे पास है 0, माइनस x1 की जगह हमारे पास है 6, इसका हो गया स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह हमारे पास है -2, आगे माइनस y1 की जगह हमारे पास है 7, इसका स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। जी 0 में से 6 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो एडअप हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 7 और 2 9, लेकिन 9 मनफी का और इसका स्क्वायर, फिर सारे का जज़र। 6 छक 36, मनफी का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ये भी मनफी का स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस। 9 9 द 81 प्लस 81 स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू जी 81 और 36 को चाहें तो वैसे ज़बानी जमा कर लें या आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। 80 और 30 कितने हो जाएंगे 110, 6 और 1 7, तो 117 हो जाएंगे। 117 का जज़र, 117 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब हम 117 की कर लेते हैं तजज़ी। तो इस मकसद के लिए 2 पर हम इसको ट्राई करेंगे तकसीम करने की, लेकिन हम इसको 2 पर तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला दाएं तरफ का जो हिस्सा है अगर वो 2 पर तकसीम हो जाता है, मतलब वो 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, तो फिर हम इसको 2 पर तकसीम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये 2 पर तकसीम नहीं हो सकता। फिर हम इसको 3 पर तकसीम करते हैं, तो 3 पर तकसीम करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो हिस्से हैं उनका मजमूआ ऐसा हो कि वो 3 पर तकसीम हो जाए। 7 जमा 1 8 और 8 जमा 1 9, और 9 पर 3 पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, लिहाजा इस रकम पर भी 3 तकसीम हो सकता है। तो आपके पास हो जाएगा 3 3 द 9, और यहाँ से 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 3 द 27, तो ये 39 आ गया। मज़ीद आप इसको 3 पर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो हमारे पास जो 117 है वो आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। सो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। तो आप ये जोड़ा अंडर रूट से बाहर निकाल लें तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट है डी का वो आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 13। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और -2, या यूं कहें कि ये जो आपके पास पॉइंट सी है -5 -2, इसको हम इक्वल ले लेते हैं एक और पॉइंट सी के जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1
और y1, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इसी तरह पॉइंट डी जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 2 हैं, इसको हम एक पॉइंट डी के इक्वल ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और हम इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। इसमें c के बराबर c है तो x1 किसके बराबर है -5 के, तो x1 की वैल्यू हमारे पास -5। इसी तरह जो y1 है ये -2 के बराबर है और जो x2 है ये 3 के बराबर है और y2 जो है वो 2 के बराबर है। तो अब हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं और उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर आप इन सवालात से मुतल्लिक़ा अहम तारीफ़ें और कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ऊपर आप राइट वाले कॉर्नर में देखें स्क्रीन में तो आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आप पहली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। जी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास d बराबर आ जाएगा, x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 है हमारे पास -5, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +5 हो गया इस सारे का स्क्वायर और आगे फिर प्लस। y2 की वैल्यू हमारे पास है 2, आगे आपके पास है माइनस फार्मूले का और y1 के साथ भी माइनस है तो ये वाले दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और y1 की वैल्यू आपके पास है 2, इसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। जी ये आपके पास हो जाएगा 5 × 3 8 स्क्वायर और प्लस ये आपके पास हो जाएगा 4, तो 4 स्क्वायर। 8 8 दा 64, 8 8 64 64 और प्लस आपके पास 4 4 दा 16, 4 चौक 16। तो आप इनको ज़बानी भी जमा कर सकते हैं। 60 जमा 10 70 हो जाएगा, 6 और 4 10, तो ये 80 हो गया 80। तो अंडर रूट ऑफ 80 हमारे पास आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि तज़ी कर लेते हैं। जी हम 80 की फैक्टराइजेशन यानी कि तज़ी करने लगे हैं तो पहले हम इसको 2 पर तकसीम करेंगे, 4 × 8 और 0, फिर हम 2 से दोबारा तकसीम कर सकते हैं 2 × 4 और 0, फिर हम 2 से दोबारा तकसीम कर सकते हैं 10 × 20, फिर हम 2 से दोबारा तकसीम कर सकते हैं 5 × 10। तो 80 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो अंडर रूट 80 जो है हम उसको लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 5। तो एक जोड़ा ये उठा लें 2 बार आ जाएगा, एक जोड़ा ये उठा लें 2 बार आ जाएगा, तो हमारे पास d बराबर हो जाएगा इसके 2 ज़रब 2 5 का जज़र। तो 2 ज़रब 2 क्या होता है 4, तो ये हमारे पास हो गया 4 5 का जज़र। लिहाजा हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 4 × √5 के बराबर है। तो ये हमारा पार्ट मुकम्मल हल हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट उसने हमें L दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 3, जबकि दूसरा पॉइंट M दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -4। उम्मीद है पिछले पार्ट के अंदर आपको तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम ज़रा इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो है ना टाइम बच सके। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, d = x2 - x1 इसका स्क्वायर और प्लस y2 - y1 सारे का स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि पहला जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यूज़ x1 और y1 होती हैं और दूसरे पॉइंट की वैल्यूज़ x2 और y2 होती हैं। तो हम ये वैल्यूज़ इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं डायरेक्ट ही। आप चाहें तो मुकम्मल स्टेप्स पिछले पार्ट में देख सकते हैं। जी x2 हमारे पास है -2 और x1 हमारे पास है 0,
तो -2 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -4, y2 की वैल्यू कितनी है -4, आगे फार्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अच्छा, -2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का आप स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 4, तो हम 4 इधर राइट कर लेते हैं। अच्छा, -4 और -3 ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाता है, ये प्लस पहले वाला, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 49, 7 7 49, तो 49 आ जाएगा। तो 4 + 49, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √53। अच्छा, इसकी तजज़ी हम नहीं कर सकते, इसमें से जो है ना कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं निकलेगा जिसको हम अंडर रूट से बाहर ला सकेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना फाइनल रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। नंबर 2 का जो पार्ट 4 है, इसमें हमें एक पॉइंट P दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स -8 और -7 है, जबकि दूसरा पॉइंट Q दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 है। फार्मूला आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ही इसमें वैल्यूज पुट करके इन दो पॉइंट्स के दरमियान मौजूद डिस्टेंस मालूम करते हैं। जी, x2 की जगह हमारे पास है 0 और x1 की जगह है -8, माइनस फार्मूले का और 8 के साथ लगा हुआ माइनस, ये मिलकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इस सारे का स्क्वायर, आगे फार्मूले का प्लस, फिर y2 -1, y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, और माइनस y1, तो y1 की वैल्यू हमारे पास -7 है, माइनस फार्मूले का और 7 के साथ लगा हुआ माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा +7 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। जी, तो डी बराबर हो जाएगा जी 0 × 8 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 द 64, 8 8 64, तो ये आपके पास आ गया 64, और 7 7 द 49 जमा 7 7 49। तो हम इनको ज़बानी मेरे ख्याल ऐड कर लेते हैं। 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 9 और 4 13, तो 113 हमारे पास आ जाएगा। हम 113 की भी फैक्टराइजेशन तजज़ीह नहीं कर सकते, आप ट्राई करके देख लें, 2 पर करेंगे 3 पर करेंगे तो किसी पर भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो लिहाजा इस अंडर रूट से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो हमारे पास डी की जो वैल्यू है कितनी आ रही है 113 अंडर रूट 113 अंडर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, इसमें भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जी, पार्ट ए में हमें पॉइंट ए दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 1 है। पार्ट बी में हमें पॉइंट बी जो हमें दिया गया उसके कोऑर्डिनेट्स -2 और -4 है। तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस के फार्मूला में इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x2 - x1 था, x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, फिर माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारे पास है -4 के बराबर, माइनस y1 हमारे पास है 1, इसका स्क्वायर, और फिर सारे का अंडर रूट जज़र। अब ये जो आपके पास -2 और -3 है तो ये -5 हो जाएगा, माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो है 25, तो पहले इसमें से यहाँ से आएगा 25। इसी तरह ये आपके पास जो है ना -4 और -1, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा -5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 जमा 25, ये आपके पास 50 अंडर रूट आ गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हुआ 50 अंडर रूट। 50 के हम फैक्टराइजेशन यानी कि तज़ीह कर लेते हैं। 50, तो इसको आप डिवाइड करें 2 पर, 2 2 द 4 और 5 2 द 10, यहाँ से जो 1 बचेगा इसके साथ आगे 10 इसको बना देगा, तो 10 पर जब 2 को तकसीम करेंगे 5 आ जाएगा। फिर आप इसको 5 पर डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 5 द 25, तो 2 ज़रब 5 ज़रब 5, तो 50 किसके बराबर हो गया 2 × 5 × 5। तो ये जो पेयर बना है इसको आप बाहर लाएंगे तो एक इसमें से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा 5
5 इंटू √2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है जी। इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -8 और 3 दिए गए हैं, बी के 2 और -1 दिए गए हैं। हम इनकी भी डायरेक्ट वैल्यूज डाल लेते हैं। डी x2 की जगह हमारे पास है 2 फार्मूले का मनफी, और इस x1 के साथ लगा हुआ मनफी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा 2 + 8 सारे का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की हमारे पास है -1 और y1 की है 3 तो -3 इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। ये 8 × 2 10 हो जाएगा, 10 का मुरब्बा 100, 100 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। तो पहले से में 100, 3 और 1 4, लेकिन मनफी का 4, लेकिन मनफी का जब मुरब्बा होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 का मुरब्बा 16। तो ये हमारे पास 116 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 116 जी। 116 की तहज़ी कर लेते हैं। 116 पहले 2 पर तकसीम करेंगे, 2 5 10, 10 1 यहाँ इधर से जो है ना कैरी जाएगा तो 8 2 द 16, फिर 2 पर डिवाइड कर सकते हैं 2 2 द 4 और 9 2 द 18। 29 जो है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते मज़ीद, तो इसलिए 116 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 29 अंडर रूट। ये जोड़ा बन गया है, पेयर बन गया है, इनमें से एक को बाहर ले जाएं तो 2 × 29 अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया जी। पार्ट सी में उसने हमें परेशान करने की कोशिश की है। अंडर रूट्स में जो है ना उसने वैल्यूज़ दे दी हैं। ए का पहला कोऑर्डिनेट -5 का जज़र और दूसरा -1/3, बी का -3 5 का जज़र और दूसरा कोऑर्डिनेट 5 है। तो हम डायरेक्ट डी में वैल्यूज़ डाल लेते हैं जी। x2 - x1 हमारे पास है -3 5 का जज़र, फार्मूले का माइनस और ये x1 का माइनस मिलकर इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, 5 का जज़र इस सारे का स्क्वायर, फिर फार्मूले का प्लस जी। y की वैल्यू हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है और y1 क्या -1/3, तो फार्मूले का माइनस और ये y के साथ लगभग माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे 1/3 इस सारे का स्क्वायर, फिर सारे का हमारे पास जज़र जी। ये हमारे पास जो है ना -3 5 का जज़र और जमा 1 5 का जज़र, तो -3 में से जमा का 1 जाएगा तो -2 5 का जज़र बच जाएगा, -2 5 का जज़र सारे का मुरब्बा। इसी तरह इसका हम एलसीएम लेंगे वो 3 आएगा। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, 1 को 3 पर तकसीम करेंगे तो 3 आएगा, 3 को ज़रब देंगे 5 के साथ तो 15 हो जाएगा। फिर इधर ये 3 1 द 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और फिर इस सारे का भी अलग से स्क्वायर है और फिर इन सब का अंडर रूट है। अब आप -2 का मुरब्बा लेंगे तो जमा का 4 आ जाएगा, और ये 4 किससे ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 5 से ज़रब खाएगा, जमा जी ये हो जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर हमने लेना है, वो हमें यकीनन फिर कैलकुलेटर पर लेना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेटर पर ले लेते हैं जी। 16 का स्क्वायर या 16 × 16 256 आ रहा है, तो 256 और 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आ रहा है, सारे का अंडर रूट। ये आपके पास हो गया 20 + 256 / 9 सारे का अंडर रूट जी। एलसीएम ले लें इनका जो कि 9 आएगा, अंडर रूट के नीचे ही 9 एलसीएम आ गया। ये आपके पास जो 20 है उसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 / 9 तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, 9 × 18 180 आ जाएगा। ये 180 जमा ये एक दफ़ा जाएगा ऊपर 256 ही रहेगा, इस सारे का जज़र जी। इन दोनों को प्लस कर लें, बेहतर है कि कैलकुलेटर यूज़ कर लें, नहीं तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं जी। ये 200 जमा 100 300 हो गया, 380 और इसमें 56 जमा करें तो 436 हो जाएगा, 436/9 सारे का जज़र
जी, आप लोगों में से बात स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि 9 और इसकी कटिंग हो सकती है, तो आप ट्राई करके देख लें, ये कटिंग नहीं हो सकती। 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 और 6 7 43, तो 76 पर 9 को आप तकसीम नहीं कर सकते, तो ये कटिंग नहीं हो सकती। 436 के हम फैक्टर्स जो है बनाने की कोशिश करते हैं। जी, 436 की हम करते हैं तजी। पहले तो हम इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 द 4, जी 2 1 द 2 और 2 8 द 16। अगेन हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 द 2, फिर 0, फिर 9 2 द 18। तो ये जो 109 है, इसमें से कोई और फैक्टर निकलने वाला नहीं है, मज़ीद ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास जो डी है वो किसके बराबर आ गया, 2 ज़रब 109/9 सारे का जज़र। तो ये 2 बाहर ले जाएं और ये 9 का जज़र भी जो है ना वो 3 हो जाएगा, तो 2/3 ये बाहर ले जाएं और 109 जो है ये जज़र के अंदर ही रहेगा। तो हमारे पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 2/3 इंटू। जी, इसी क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। यानी कि उसने हमें जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, ए और बी, तो दरअसल उन ए और बी पॉइंट्स की मदद से बनेगी एक लाइन। तो इस लाइन के ना बिल्कुल सेंटर पर जो पॉइंट बनेगा, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। उसने हमें इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, उस लाइन के मरकज़ी नुक्ते पर, उसको आप नुक्ता सी का नाम दे दें, तो इस लाइन के मरकज़ी नुक्ते पर जो पॉइंट बनेगा, जो मरकज़ी नुक्ता बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, 2 नुकात के मरकज़ी नुक्ते पर जो नुक्ता आता है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के फार्मूलाज कुछ ऐसे हैं कि उस पॉइंट का, यानी कि मरकज़ी पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट x होगा, वो इन 2 पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट के एवरेज के बराबर होगा। यानी कि x1 को x2 में जमा करके ना आपने 2 पर तकसीम कर देना है। और इसी तरह इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, वो इन 2 पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा। मतलब आप y1 और y2 को जमा करके किस पर तकसीम कर देंगे, 2 पर तकसीम कर देंगे, तो ये आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जी, इसके पार्ट ए के अंदर जो है ना, इसने हमें पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 3 और 1 दिए हैं। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो -2 और -4 दिए हैं। तो पहले हम x जो कोऑर्डिनेट है सेंट्रल पॉइंट का वो फाइंड करते हैं। तो x बराबर है x1 + x2। x1 की वैल्यू 3 है, x2 की है -2, तो x1 की वैल्यू 3 प्लस और माइनस हो जाएगा -2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा ये। इसी तरह y जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर है y1 + y2। y1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और y2 की वैल्यू हमारे पास है -4, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 -4। इसको भी हम डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर। तो 4 बड़ा है, तो 4 में से 1 मनफी करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 के साथ लगेगा क्या, माइनस, तो -3/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट y आ गया। तो लिहाजा जो आपके पास मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x कोऑर्डिनेट है उसका 1/2 और y कोऑर्डिनेट है उसका -3/2। जी, पार्ट बी में हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो -8 और 3 हैं, और 2 और -1। तो हमारे पास मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जी x1 की कीमत हमारे पास है -8, फिर फार्मूले का प्लस, और x2 की कीमत हमारे पास है 2। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। जी, 8 में से आपने 2 माइनस कर देने हैं, तो मनफी के 6 बच जाएंगे। तो -6 को जब आप 2 पर तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा -3। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, -3। अब आप y कोऑर्डिनेट निकाल लें। y1 हमारे पास है 2, आगे आना है प्लस,
लेकिन y2 के साथ माइनस है तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है डिवाइड बाई 2, तो 2 में से 1 गया तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो लिहाजा हमारे पास पॉइंट बी के इन दो पॉइंट्स ए और बी के मिड पर जो पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 1/2। सॉरी मैंने मिस्टेक की, वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने दुरुस्त दर्ज नहीं किए। जो हमारे पास y1 है वो 3 है उसकी वैल्यू, और जो y2 है उसकी वैल्यू -1 है। तो 3 में से 1 गया तो 2 होगा और 2/2 क्या होगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -3 और 1 आ रहा है। मैंने भी मक्खी मार दी है तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि मक्खी ना मारें। जी पार्ट सी में हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -5 का जज़र -1/3 और बी के कोऑर्डिनेट्स -3 5 और 5 दिए गए हैं। तो हम मिड पॉइंट का x मालूम करते हैं, x कोऑर्डिनेट। जी तो हमारे पास x1 की वैल्यू है -√5 और फिर हम आगे प्लस करेंगे इसमें x2, लेकिन उसके साथ माइनस है तो प्लस और माइनस हो जाएंगे -3√5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो -3 5 का जज़र और -1 5 का जज़र, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा। -4 5 का जज़र बटा 2, तो 2 2 1 2 और 2 2 4। तो ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट फाइनल हो गया -2/5। ठीक हो गया। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y1 की वैल्यू हमारे पास है -1/3, आगे आएगा प्लस, और y2 की वैल्यू हमारे पास है 5। एलसीएम ले लें 3, ये -1 ही आएगा, और 5 3 द 15, 15 में से 1 जाएगा 14। तो कटिंग कुटिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए ये दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा 14/3। सॉरी मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको 2 पर डिवाइड भी तो करना था, तो नीचे इसके भी 2 आएगा, इधर भी क्या आएगा 2 आएगा, और इसके नीचे भी 2 आएगा। तो ये जो है 2 एक्चुअली इसके साथ इकट्ठा हो जाना है, यानी कि ये हो जाएगा 14 × 3 × 2, तो 2 1 2 और 2 7 14। तो ये आपके पास क्या आ गया 7/3। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 7/3 के। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हुआ -2 और √5, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 7/3। तो ये हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। दरजेल पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर हैं। तो उनमें से पहला पॉइंट जो उसने हमें दिया है वो है 176 और 7। कोऑर्डिनेट x इसका है 176 और कोऑर्डिनेट y है इसका 7। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास, और दूसरा पॉइंट क्या होगा ओरिजिन। और आप जानते हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 0। तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी राइट कर लेते हैं, o इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम डिस्टेंस जो है ना डिस्टेंस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे, और वो फार्मूला हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। अगेन राइट कर लेते हैं, d = x2 - x1 सारे का जज़र, सॉरी सारे का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 इस सारे का स्क्वायर, और फिर सारे का जज़र। अच्छा इसमें ये जो डिफरेंस हमने लेना होता है ना, ये हमने तब लेना होता है जब दोनों पॉइंट्स ऐसे हों कि उनमें कोऑर्डिनेट्स की कोई वैल्यूज़ हो, मतलब इन दो पॉइंट्स में से कोई ओरिजिन ना हो। अगर दो पॉइंट्स में कोई ओरिजिन हो तो फिर हमें ये कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कह लें कि अगर हमारे पास एक पॉइंट जो है वो नॉन ओरिजिन है और एक पॉइंट ओरिजिन है, तो फिर आपका ये डिस्टेंस का जो फार्मूला है इसको हम कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, d = x² प्लस y² होल अंडर द रूट। इसमें x से मुराद उसी गिवन पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारे केस में 176 का जज़र, और दूसरा पॉइंट इस गिवन पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारे केस में ये 7 है।
तो हमें ये डिफरेंसेस इस केस में लेने की ज़रूरत नहीं है जब दूसरा पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इसको आप 1 कह लें और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो हमारे पास जो है ना d बराबर आ जाएगा किसके, x की वैल्यू हमारे पास 176 अंडर रूट है। ये ख्याल कीजिएगा उसने यहाँ पर ना थोड़ी चीटिंग कर रखी है हमें फंसाने के लिए, तो आपने ये अंडर रूट नहीं भूलना। 176 का अंडर रूट और फिर इसका हो गया स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर और फिर सारे का अंडर रूट। अच्छा, 176 का अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएंगे आपस में कैंसल और 7 7 दा 49 हो जाएगा। तो ये आ गया 176 प्लस 49। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर पर ऐड कर लें, चाहे तो ज़बानी ऐड कर लेते हैं। डी हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 170 में 40 जमा करेंगे तो 210 हो जाएंगे, 210 में 9 और 6 15 हो जाएंगे, तो 225 हो जाएंगे ये टोटल, 225 का जज़र। तो हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 15। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15 आ गई। तो लिहाजा जो उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो ये पहला पॉइंट जो है ना उस कंडीशन पर पूरा उतरा है, ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। अब अगले दो जो पार्ट्स हैं उनको चेक करते हैं कि आया उनका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 है या नहीं है। जी इसमें हमें उसने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 10 और -10 हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ही हल करते हैं, थोड़ा शार्ट में अगले सवाल हम हल करेंगे ताकि ये जल्दी हमारे हल हो जाए। पहला सवाल हमने डिटेल में किया है, तो d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का जज़र। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास है -10, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा होल अंडर द रूट। वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 प्लस 100 सारे का अंडर रूट, ये हो गया आपके पास 200 का अंडर रूट। तो आप 200 का अंडर रूट निकालें तो वो हमारे पास 14.14 आता है, जो कि 15 के बराबर नहीं है। लिहाजा जो उसने हमसे पूछा था कि इनमें से कौन से पॉइंट्स ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हैं, तो ये जो हमारा पार्ट 2 में पॉइंट दिया गया है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर नहीं है। जी पार्ट 3 में हमें जो पॉइंट दिया गया उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 और 15, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पर फाइंड करते हैं, तो हमारे पास d की वैल्यू 1 प्लस 225 आ गई है। तो 225 जमा 1 यानी कि 226 का जज़र। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास 225 का जज़र 15 आया था, तो इसमें 1 का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 15 नहीं होगी। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 15.03 और 15.03 15 के बराबर नहीं है। लिहाजा उसने हमसे जो पूछा है कि कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो ना पार्ट 3 वाला पॉइंट 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है और ना ही पार्ट 2 वाला। जस्ट पार्ट 1 वाला जो आपके पास पॉइंट था वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 के अंदर वो कहता है द पॉइंट्स a02 b √3 1 एंड c 0 -2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल। ये हमने साबित करना है। उसने हमें ये पॉइंट्स दिए हैं और हमने साबित करना है कि ये पॉइंट्स एक राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। राइट एंगल का आप लोगों को पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक जाविया कितने का हो, 90 डिग्री का हो, और वर्टिसेस कहते हैं इन कोनों को। तो अगर ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो हमने ये बात साबित करनी है। पहले तो हम ना इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं, ए और बी के दरमियान लेते हैं, बी और सी के दरमियान लेते हैं और सी और ए के दरमियान। तो इससे ना ट्रायंगल की 3 साइडें बन जाएंगी। फ़र्ज़ करें ये ए बी डिस्टेंस है, फिर ये हो गया बी सी डिस्टेंस और ये हो गया सी ए डिस्टेंस। तो पहले तो हम ये डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं।
पहले हम डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम ज़ाहिर कर लेते हैं ए बी से। और ए बी हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया, डी बराबर एक्स स्क्र माइनस x2 माइनस x1 सारे का स्क्र माइनस प्लस y2 माइनस y1 सारे का स्क्र। तो हम डायरेक्ट ना यहाँ वैल्यूज ही डाल देते हैं। हमारे पास जो x2 है वो √3 है और जो x1 है वो 0 है, इनका हो गया स्क्र, फिर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 तो ये 1 आ गया, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 2 तो 1 माइनस 2 इसका स्क्र। √3 में से आप 0 माइनस करेंगे तो √3 आएगा, इसका स्क्र अंडर रूट और स्क्र हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1 का जो स्क्र है वो 1 के बराबर आ जाएगा, तो 3 + 1 होल अंडर रूट हो गया। 3 + 1 होता है 4, तो ये आपके पास √4 आ गया जी। अच्छा, हमने जो है ना इनके अंडर रूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल को साबित करना चाहते हैं तो फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में इन तमाम साइडों के स्क्वायर्स यूज़ किया जाते हैं, यानी कि बेस का स्क्वायर यूज़ होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है उसका भी स्क्वायर यूज़ होगा। तो हम ये जो साइड ए बी है इसका क्या मालूम कर लेते हैं? स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो जब हम इधर ए बी का स्क्वायर लेंगे, इधर 4 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? 4 के। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। नेक्स्ट हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी हमारे पास जो है, इसमें पॉइंट सी हमारा दूसरा पॉइंट हो गया और बी हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो x2 हमारे पास 0 और √3 जो है ये x1 हो गया, तो 0 माइनस √3 सारे का स्क्वायर प्लस ये y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो -2 - 1 सारे का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट जी। बी सी हमारे पास आ जाएगा जी। ये 0 में से -3 अंडर रूट निकाल लेंगे तो -3 अंडर रूट ही हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ गया 3, ये -3 बन जाएगा और -3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 9, तो 9 9 3 12, तो 12 का जज़र दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 9 3 12 का जज़र और फिर मुरब्बा, तो जज़र मुरब्बा कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 आ गई। ए बी स्क्वायर की हमारे पास 19 आई है और बी सी स्क्वायर की हमारे पास आई है 12। अब हमने फाइंड करना है सी ए या ए सी कह लें, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट सी। चले हम इसको ए सी ही कह लेते हैं जी। ए सी किसके बराबर होगा जी? इसमें x2 ये 0 और x1 आपके पास 0, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर, फिर प्लस और -2 और इधर आपके पास हो गया 2, तो -2 और फार्मूले का माइनस और आगे वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, इसका आपके पास स्क्वायर और फिर क्या आ गया? अंडर रूट जी। 0 का मुरब्बा 0 होगा, 0 इसमें प्लस करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मनफी का 4 हो जाएगा, मनफी 4 का मुरब्बा लेंगे तो जमा का 16 हो जाएगा, जमा 16 का जज़र। तो इसका हम मुरब्बा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर 16 के बराबर आ जाएगा। ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 16 के बराबर आ गया। तो हमारे पास जो है ना तीनों साइडों के जो स्क्वायर्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम जो है ना मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस अप्लाई करने पर। अच्छा, अब आप इसमें देख लें कि सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट आ रहा है ना हमारे पास वो यकीनन होगा वतर, और बाकी जो 2 साइडें होंगी उनमें से एक बेस होगी और एक होगी परपेंडिकुलर। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास है 16, इसका रिज़ल्ट है हमारे पास 12 और ए बी स्क्वायर का रिज़ल्ट हमारे पास है 4। तो यकीनी बात है ये हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
और इनमें से एक है बेस का स्क्वायर और दूसरा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम ज़रा फार्मूला लगा कर देखते हैं कि आया ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 16, पुटिंग द वैल्यूज राइट कर लीजिएगा। ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4 और बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 12। तो 4 + 12 क्या होता है 16। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया है। दैट मीन के हमें जो 3 पॉइंट्स दिए गए थे उनसे जो लाइनें बनी हैं वो दरअसल एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो हमने साबित कर दी। तो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। जो बात हमें साबित करने का कहा गया था वो हमने बात साबित कर दी है। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -2 -3 हैं और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 2 और 2 हैं। तो हमने साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स की लंबाइयां आपस में इक्वल हों। तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें साइड ए बी की जो लेंथ है, साइड ए सी की जो लेंथ है, फर्ज करते हैं वो साइड बी सी की लेंथ के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। वर्टेक्स जो है ये ट्रायंगल के कोनों को कहते हैं। तो वर्टेसेस इसका प्लूरल है। तो पहले तो हम ना पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे जो ट्रायंगल की एक साइड बनेगा। फिर पॉइंट बी और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे जो ट्रायंगल की दूसरी साइड बनेगा। और फिर पॉइंट ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे जो ट्रायंगल की तीसरी साइड बनेगा। फिर हम चेक करेंगे कि आया इनमें से 2 डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो अगर तो 2 डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगे तो फिर साबित हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी को हम बराबर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं डी के। और डी का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डी बराबर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास ए बी का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 है वो बन रहा है -2 फार्मूले का माइनस, और फिर x1 हमारे पास है 3, इस सारे का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 हमारे पास उसकी वैल्यू है -3 फार्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, इसका स्क्वायर, फिर सारे का डिफरेंस। -2 और -3 दोनों मिलकर हो जाएंगे -5, -5 का स्क्वायर। ब्रैकेट आपने नहीं छोड़नी क्योंकि ये स्क्वायर इस माइनस पर भी अप्लाई होगा, प्लस इस तरह ये भी दोनों ऐडअप हो जाएंगे। -4 इसमें भी आपने ब्रैकेट नहीं छोड़नी क्योंकि हमने माइनस पर ये स्क्वायर अप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 25 + 16, 20 और 10 30 हो जाएंगे, 6 और 5 11, तो 41 हो जाएगा। तो ए भी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 41 √ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ऐसे ही हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे।
तो बी सी को भी हम उसी तरह डी के इक्वल कंसिडर कर लेंगे और इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं जी। अब हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो 2 है, फार्मूले का माइनस। x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2 माइनस, फिर y1 हमारे पास है -3, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास 2 + 3 होल स्क्वायर, सारे का अंडर रूट, होल अंडर रूट। ये हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, डायरेक्ट ही हम इसको हल करने लगे हैं। और ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास इस साइड का भी जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 और 16 हो जाएंगे वही 41, तो ये आपके पास 41 अंडर रूट आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। लास्ट पे हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी बराबर आएगा जी, इसमें हमारे पास x2 जो है वो बनेगा 2 और जो आपके पास x1 है वो है 3, तो 2 - 3 स्क्वायर फार्मूले का प्लस, और y2 हमारे पास है 2 और y1 है 1, तो 2 - 1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये दो में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर। प्लस वाले के गिर्द ब्रैकेट लगाना ज़रूरी कोई नहीं है, लेकिन माइनस वाले के गिर्द जब तक आप स्क्वायर ओपन नहीं कर लेते ब्रैकेट लगानी जो है ना लाजमी है। ए सी बराबर हो जाएगा किसके, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो ये हमारे पास जो ए सी है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2। ठीक हो गया, तो इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अब आप गौर कीजिए तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 में साइड ए बी की वैल्यू आ रही है वो 14 है, और इसी तरह सॉरी इक्वेशन 1 के अंदर, और इक्वेशन 2 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है बी सी की वो भी 41 है। तो अगर दो ट्रायंगल की दो साइडों की लंबाई आपस में बराबर हो तो फिर वो कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। सो हमारा कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that the given points form a triangle that is isosceles triangle। बेस्ट वे तो ये है कि आप पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन की राइट कर दें दोबारा, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर सिंपल अगर आपने शॉर्टकट लगानी है तो इधर क्या लिख देंगे, hence proved from equation 1 and equation 2 the given points are the vertices of an isosceles triangle, या शॉर्टकट में सिंपल hence। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 के अंदर वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि उसने हमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। तो पैरेललोग्राम जो है ना एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और ये जो कोण है ये इसके वर्टेक्स या वर्टिसेस कहलाते हैं, सिंगल वर्टेक्स और प्लूरल वर्टिसेस। तो आप इसको ए ले लें, ये बी हो गया, ये वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी। तो ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ये दरअसल इसी पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं। तो एक तो हम इनके इन पॉइंट्स के दरमियान पैरेललोग्राम की जो साइड यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ये फाइंड करनी है। तो अगर इसमें दो साइडें आपस में इक्वल होंगी, जैसे ए बी और सी डी फर्ज करें आपस में इक्वल हैं, और इसी तरह ए डी और बी सी आपस में इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम की एक कंडीशन पूरी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये वाला कोण है इससे मिला दे तो एक डायगोनल बन जाएगा,
और ये कोना अपोजिट कोने से मिला दे तो ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा। तो ये डायगोनल्स ना एक दूसरे को मिड पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, यानी कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है ये आपस में उस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, दो दो पॉइंट्स के दरमियान दो दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे और बी और डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो अगर ये मिड पॉइंट्स सेम पॉइंट पर आते हैं, सेम पॉइंट को ज़ाहिर करते हैं, तो फिर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और साबित हो जाएगा कि दिए हुए जो पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पहले तो हम तेज़ी से ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के दरमियान जो लाइन की लंबाई बनती है वो फाइंड करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर फाइंड किया है। तो इधर हम फार्मूला वगैरह कोई नहीं लिखने लगे, बस डायरेक्ट हम कीमतें डालेंगे और ये लेंथ फाइंड करते जाएंगे। सबसे पहले हम लेंथ ए बी फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास x2 -2 है और x1 है 5, तो -2 और -5 हो जाएगा। फिर y2 3 है और y1 है आपके पास 2, तो प्लस y2 की जगह आ गया 3, माइनस y1 की जगह आपके पास क्या आ गया 2, इसका स्क्वायर और फिर सारे का अंडर रूट। 5 और 2 क्या हो गए 7, तो 7 का मुरब्बा क्या हो जाएगा 49। तो ए बी किसके बराबर आ गया जी 49, और 3 में से 2 गए तो 1, तो जमा 1 का मुरब्बा क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास अंडर रूट 50 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट 50। फिर हम बी सी फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बी सी। तो अब इसमें आपके पास जो x2 है वो -2 है, सॉरी ये बी सी। x2 जो है आपके पास -3 और x1 है -2। -3 फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, इधर आ गया 2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो -4 -3 इसका स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट जी। 3 में से 2 निकाल दें तो एक मनफी का बचेगा, तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो जमा का 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। मनफी का 4 और मनफी का 3 तो ये हो जाएंगे मनफी के 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 49, तो जमा 49। मनफी था 7 लेकिन स्क्वायर के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई है 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49। इसी तरह हम पॉइंट सी और डी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सी पॉइंट दोबारा लिख लेते हैं -3 और -4, और डी पॉइंट भी दोबारा लिख लेते हैं 4 और -5, 4, -5। अब सी डी डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। यहाँ पर आपके पास x2 है 4 और फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर और प्लस -5 और माइनस क्या हो जाएगा +4 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास 4 + 3 हो गया 7, सॉरी इसका स्क्वायर होना था और सारे का अंडर रूट। तो 4 और 3 7 हो गए, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और ये 5 में से जो है ना आप माइनस कर दें 4, तो फिर पीछे बचेगा 1 माइनस का, लेकिन उसका स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, ये +1। तो ये हमारे पास अगेन कितना आ रहा है सी डी की वैल्यू भी हमारे पास अंडर रूट 50 आ रही है। लास्ट पे हम डी ए मालूम कर लेते हैं, तो उसके लिए हम पॉइंट डी और ए अगेन राइट कर लेते हैं। पॉइंट डी आप लोगों को ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -5, और जो हमारे पास पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 2, 5, 2। तो हम डी ए डिस्टेंस फाइंड करते हैं जी। x2 हमारे पास है 5 माइनस x1 हमारे पास है 4, फिर इसका स्क्वायर और आगे प्लस जी। y2 हमारे पास है 2,
फिर फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे और y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू है 5, 2 + 5 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 और 5 क्या हो गए 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा उसी तरह 49। तो इस तरह हमारे पास जो डी ए है उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अंडर रूट 50। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पास चारों जो साइड है ना उनकी लंबाइयाँ 50 अंडर रूट के बराबर आ रही हैं। ए बी भी 50 अंडर रूट के बराबर है, बी सी भी 50 अंडर रूट के बराबर है। सॉरी मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। बी सी बी 50 अंडर रूट के इक्वल है, सी डी भी 50 अंडर रूट के इक्वल है और डी ए भी 50 अंडर रूट के इक्वल है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट्स जिस 4 साइडेड फिगर के वर्टिसेस हैं उसकी अपोजिट साइड्स आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल लेंथ रखती हैं। तो इसमें सिर्फ आमने सामने की नहीं बल्कि चारों की चारों साइडें क्या रखती हैं इक्वल लेंथ रखती हैं। तो ये पैरेललोग्राम की एक ख़ास टाइप होती है जिसको हम नाम देते हैं स्क्वायर या मुरब्बे का। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर है जिसकी सामने वाली जो साइड है उनकी लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए और इसके अंदर जो ये एंगल्स हैं ना इनका जो सम है वो होना चाहिए 360 डिग्री। तो बहरहाल एंगल वाली बात हम यहाँ साबित नहीं कर सकते। तो ये जो आमने सामने की साइडें हैं उनकी लंबाइयाँ जो इक्वल हैं ये हमने साबित कर दिया। अब हम अगला पॉइंट साबित करते हैं कि इनके जो डायगोनल्स हैं यानी कि पॉइंट ए और सी का जो मिड पॉइंट है और पॉइंट बी और डी का जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट को ज़ाहिर करता है। तो हम इस पॉइंट को साबित करते हैं। ये पॉइंट ए और सी का जो मिड पॉइंट बनता है उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है x = x1 + x2/2। तो यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू है -3। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चलें इधर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं /2। तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे और 2/2 क्या हो जाएगा 1, 2/2 हो जाएगा 1। हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह जो y है उसका फार्मूला है y = y1 + y2 / 2। y1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और y2 की वैल्यू हमारे पास है -4। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस और डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है ना 4 में से आप 2 निकाल देंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, -2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो लिहाजा ए और सी का जो मिड पॉइंट है ए सी मिड हम इसको लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 और -1। तो 1 और -1। अब हम जो है ना पॉइंट बी और डी का मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं? ये पॉइंट बी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने रीराइट कर लिए हैं। तो अब इनका जो मिड पॉइंट है उसका हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, डायरेक्ट ही करने लगे हैं। ये x1 हमारे पास हो गया -2 और x2 हमारे पास हो गया 4 और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। 4 में से 2 गए 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और y2 की वैल्यू हमारे पास है -5। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस डिवाइड बाई 2। तो 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। तो -2/2 -1 हो जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास बी और डी का मिड पॉइंट है, बी डी मिड हम उसको कह लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम आ रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 आया और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आया -1 आया। तो लिहाजा ये बात साबित हो गई है कि हमारे पास जो कॉर्ड्स बन रही हैं डायगोनल्स बन रहे हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो लिहाजा आप क्वेश्चन को ही पूरा रीराइट कर लें। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड एच सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर।
मतलब उसने हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के, बी के और सी के, और वो कहता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, तो ये 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो फिर हमने एच की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट से ट्रायंगल भी बन सकती है, और अगर 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी तो फिर उसका क्या होगा, एरिया। ये अंदर जो सारा इलाका है ये ट्रायंगल का एरिया कहलाता है। तो अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो फिर ना तो ट्रायंगल बनेगी और ना ही ट्रायंगल का एरिया आएगा, मतलब उस केस में एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो डिटर्मिनेंट की शक्ल में है उसको यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। तो अगर एरिया 0 होगा तो फिर आपके ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, एरिया 0 नहीं होगा तो फिर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं हो सकते। किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास जो उसका फार्मूला है मॉड की शक्ल में, डिटर्मिनेंट की शक्ल में, वो ये है। अगर एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पॉइंट्स ए, बी और सी हैं, ए, बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, तो फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। पहले आपने पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं दोनों, और उसके बाद तीसरे नंबर पर 1 आएगा, फिर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और तीसरे कॉलम के अंदर 1, फिर जो तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और तीसरे कॉलम में आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो हम ऊपर दिए हुए पॉइंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं और फिर इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है और y1 की वैल्यू हमारे पास है h, आगे फार्मूले का 1, फिर x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, फार्मूले का 1, x3 की वैल्यू हमारे पास है 7, y3 की वैल्यू हमारे पास है 3 और फार्मूले का 1। जैसा कि उसने हमें खुद बताया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो फिर इन तीनों पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बनती है तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया 0 का मतलब है कि ट्रायंगल कोई नहीं बनती, ये पॉइंट्स क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, आप इधर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सवाल में दी हुई कंडीशन के मुताबिक। अब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका ये है कि आप इसको फर्स्ट रो की मदद से ओपन करेंगे और इसमें आपका जो पहला एलिमेंट है ना, सबसे पहले आपने ये राइट करना है -1। अब इसकी रो ये रो कहलाती है और इसका कॉलम ये कॉलम कहलाता है, दाएं बाएं रो ऊपर नीचे कॉलम, इनको आपने छोड़ देना है। बाकी जो 4 एलिमेंट बच गए हैं ना, आप इनका डिटर्मिनेंट बना के ना इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 1 और 3 1, 2 1 3 1, ये डिटर्मिनेंट बना के आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है रो के अंदर h, तो पहले के साथ प्लस लगता होता है, ये माइनस इसका अपना है, वैसे एक्चुअली इसके बाहर प्लस लगा हुआ है। अगले एलिमेंट के साथ माइनस लगेगा, फिर नेक्स्ट के साथ प्लस, फिर अगले के साथ माइनस, इसी तरह से चलता है। तो h के साथ लग गया माइनस। अब h की जो रो है वो भी छोड़ देंगे और h का जो कॉलम है वो भी छोड़ देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट बच गए हैं इनका आपने बनाना है डिटर्मिनेंट 3 1 7 और 1, और वो आप इस h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। नेक्स्ट रुकन के साथ लगेगा प्लस, तो ये 1 है जी। अब 1 का जो कॉलम है वो भी छोड़ दें और 1 की रो भी छोड़ दें, बाकी 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बना के इससे मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 7 और 3, 3 2 7 और 3। अब हमारे पास ये सिंपल डिटर्मिनेंट बन गए हैं, तो इनको खोलना बहुत आसान है। अच्छा, ये इक्वल है किसके, 0 के, तो ये कंडीशन हम साथ चलाए रखेंगे। अच्छा जी, अभी इस -1 को हम बाहर ही रहने देते हैं और डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये जो डायगनल एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगनल। वो आप लोगों ने एक बैकस्लैश पढ़ी होगी कंप्यूटर के अंदर, इस तरह। तो ये बैकस्लैश के सिम्ट में जो एलिमेंट होते हैं इनको बोला जाता है डायगनल एलिमेंट्स। तो पहले आपने ना इनको ज़रब देनी है, यानी कि 2 को ज़रब देंगे 1 के साथ, फिर बीच में लगाएंगे माइनस और नॉन डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। फिर आपके पास आ गया -h, आगे भी आपने वही काम करना है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1,
इधर भी उसी तरह करना है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 और 3, तो 3 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर फार्मूले का -2 और 7 को बाद में मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास है -1 बार 2 ज़रब 1 2 और -3, तो -3 में से 2 जाएंगे तो मनफी का 1 बच जाएगा, -h जी। इधर आपके पास 3 ज़रब 1 3 और 7 ज़रब 1 7, 7 मनफी का है और 3 है जमा का, तो मनफी के 4 बच जाएंगे। फिर +1 3 3 9 ये जमा का और 7 में 14 मनफी का, तो 14 में से 9 जाएंगे 5 बचेंगे, लेकिन 5 होंगे मनफी के, -5, और ये बराबर हो गया 0 के। तो ये आपके पास जमा का 1 हो गया और ये भी जमा के 4h हो जाएंगे, मनफी ज़रा मनफी जमा हो जाएगा, तो जमा के 4h, और ये 5 किसका हो जाएगा, मनफी का बराबर 0। 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएंगे मनफी के, यानी कि 4h बराबर हो जाएगा, 4h -4 बराबर हो जाएगा 0 के। 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो 4h, दूसरी तरफ ये 4 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 4, तो इस 4 को उधर शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो h बराबर हो गया 4/4, 4/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास जो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर h की वैल्यू 1 हो तो वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द पॉइंट्स A एंड B आर एंड्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल। पॉइंट्स A और B जो हैं ये एंड्स हैं एक सर्कल के डायमीटर के। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो उस सर्कल का हमने सेंटर भी मालूम करना है और रेडियस भी मालूम करना है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट A है, ये जो उसने दिया है, और दूसरा एंड जो है ये पॉइंट B है, ये जो उसने दिया है। तो अब वो कहता है कि सर्कल का आपने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। तो सर्कल का सेंटर इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, यानी कि हमने इन दो पॉइंट्स का क्या निकालना है, मिड पॉइंट, दरमियानी पॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो मालूम करें। तो जब ये मिड पॉइंट निकल आएगा तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दरअसल वो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप सर्कल के सेंटर का या तो पॉइंट ए से डिस्टेंस निकाल लें या फिर पॉइंट बी से डिस्टेंस निकाल लें, तो वो डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो पहले हम सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी फाइंड करते हैं। तो हम इसको नाम एम का ही दे देते हैं, मिड पॉइंट एम जी। इसका जो आपके पास कोऑर्डिनेट पहला होगा उसको हम एक्स कह लेते हैं और दूसरे कोऑर्डिनेट को वाई कह लेते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे फाइंड करने उसके फार्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो फार्मूलाज हम लगाते हैं, एक्स बराबर है किसके, x1 प्लस x2/2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है -5, फिर जमा, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जमा का 5 बटा हो गया 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0। फिर हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y1 की वैल्यू हमारे पास है -2, फिर प्लस, लेकिन y2 के साथ माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा -6/2, कटिंग कर लें तो ये -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -3। तो लिहाजा जो आपके पास मिड पॉइंट आ रहा है सर्कल का m, या आप इसको o भी कह सकते हैं, हमने जैसे फिगर में इसको o से ज़ाहिर किया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू हमारे पास है 0 और y की वैल्यू है -3, 0 और -3। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। नेक्स्ट हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं पॉइंट A और मिड पॉइंट के दरमियान। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं किसका, r का। तो r बराबर होगा किसके, d के, और d फार्मूला हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, x2 - x1
इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सारे का स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट m है। तो x2 की वैल्यू हो गई 0, फिर माइनस, और x1 की वैल्यू है -5, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ गया 5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, और फिर सारे का स्क्वायर रूट अंडर रूट। जी 5 में 0 जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इधर आ जाएगा 25। 3 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 आएगा माइनस का, माइनस के 1 का जब आप मुरब्बा लेंगे तो वो हो जाएगा +1, तो 25 + 1 होल अंडर द रूट। लिहाजा सर्कल का जो रेडियस है हमारे पास r, वो किसके बराबर आ गया 26 अंडर रूट के। अगर तो ये जो आप बुक के आंसर से मैच कर जाए तो ठीक, वरना फिर हम इसके रूट को कैलकुलेटर पर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.09 यूनिट्स। अगर तो कोई यूनिट दिया हो तो ठीक है, अगर यूनिट ना दिया हो तो फिर हम ये यूनिट्स का वर्ड राइट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी सवाल में भी कोई मसला है तो आप डिस्कस कर। उम्मीद है तुम सारे बहुत खुशबाश हो। सो अगले लेक्चर तक वास्ते अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।